जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में पैसा है पर भारतीयों के हाथ खाली हैं। ऐसा क्यों और इसकी चर्चा हाल ही में क्यों शुरू? इसके पीछे 21 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने देश के नीतिगत गलियारों में एक हलचल पैदा की। और वह मुलाकात थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख अर्थशास्त्री और वर्तमान पहली उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ और आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा से मुलाकात। गोपीनाथ ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात को शिष्ट और राजनयिक बताया। इस मुलाकात को शिष्ट और उन्होंने इसे राजनयिक बताया। इसे एक राजनयिक मुलाकात गीता गोपीनाथ ने बताया। लेकिन उनके शब्दों में ईरान संघर्ष ने केंद्रीय बैंकरों के लिए एक नई चुनौती पैदा कर दी। इसके पीछे एक गहरा आर्थिक अर्थ छिपा था। यह मुलाकात महज एक शिष्टाचार नहीं बल्कि उस अलार्म की तरह है जिसे भारतीय नीति निर्माता पिछले एक दशक से अनसुना करते हैं। जनवरी 2026 में और स्थान था स्विट्जरलैंड का दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन में जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भारत को 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे थे, तब गीता गोपीनाथ ने जो सवाल पूछे उन्होंने विकास की चमक धमक वाली कहानी की एक जो सच है उसे बताया। उन्होंने उस समय स्पष्ट कहा था कि भारत की वृद्धि पूंजी गहन है, ना कि श्रम गहन है। अगर सरल भाषा में कहें, पैसा तो बढ़ रहा है भारत में, लेकिन हाथ खाली। उन्होंने 3 जे की चुनौती पेश की और कहा, जमीन, जेहन और जस्टिस। जब तक भूमि अधिग्रहण सरल नहीं होगा, श्रम सुधारों से रोजगार नहीं बढ़ेगा। न्यायपालिका अनुबंधों को लागू करने में तेजी नहीं लाएगी, तब तक विकसित भारत का स्वप्न अधूरा है। भारत जो है वो प्रति व्यक्ति आय के मामलों में अपने पड़ोसी देशों के साथ पिछड़ता जाता है। किसी भी देश की असली संपन्नता उसकी जीडीपी के कुल आकार से नहीं होती है, बल्कि उसके नागरिकों की औसत आय से मापी जाती है। ये आंकड़े आपको जानने चाहिए कि 2014 में जो पर व्यक्ति आय थी वो थी $1540। 1540। और 2026 में जो ये प्रति व्यक्ति आय है वह हुई है $2800। मतलब कि 2014 में जो आय $1540 थी, वो 26 में जो आय है वो $2800 के आसपास। यानी कि एक दशक में केवल $1300 की वृद्धि। तुलनात्मक रूप में देखें तो 1990 में भारत बांग्लादेश से 50% आगे था, लेकिन 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश की पर व्यक्ति आय जो है वो $3100 है, यानी कि नॉमिनल टर्म में वह हमसे आगे निकल चुका है। वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश हमसे कहीं बेहतर स्थिति में है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था की तस्वीर है जो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पा रही है, हाफ रही है। पिछले 10 वर्षों में भारत का विदेशी कर्ज जो है वो $457 अरब से बढ़कर $457 अरब से बढ़कर ये $736 अरब पहुंच गया। हालांकि जीडीपी के अनुपात में यह कर्ज नियंत्रण में दिखता है,
लेकिन निरपेक्ष रूप से देखा जाए तो 61% की वृद्धि जो है चिंताजनक है। इससे भी बड़ी समस्या है व्यापार घाटे की। 2014-15 में जो घाटा 8 लाख करोड़ का था, 2024-25 में यह घाटा 24 लाख करोड़ का। हम निर्यात तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी आयात पर निर्भरता उससे 3 गुना तेजी से बढ़ रही है, जो हमारे आत्मनिर्भर भारत के दावों पर एक प्रश्न चिन्ह है। नौकरियों का भी अकाल है। अभी हाल ही में पोस्ट आई जिसमें शायद 1900 लोगों के लिए थी और इस पर 6 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे। बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है। रेलवे में 63,000 चतुर्थ श्रेणी के पद है। पदों के लिए लगभग 1.9 करोड़ युवाओं का आवेदन करना यह बताता है कि डिग्री हाथ में युवा कितने हताश हैं। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 25 वर्ष के 40% स्नातक बेरोजगार। एक तरफ निजी क्षेत्र में छटनी है, तो दूसरी तरफ सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरियों की संख्या 2013-14 के 13 लाख से घटकर मात्र 7 लाख के आसपास रह गई। विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों में 32% पद खाली पड़े हैं, जो हमारी कूटनीतिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। सरकार ने बैंकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के नाम पर 27 सार्वजनिक बैंकों को घटाकर 12 किया। इस प्रक्रिया में भारतीय महिला बैंक जैसे विशिष्ट संस्थानों का अस्तित्व मिटा दिया, जो महिला सशक्तिकरण के दावों के विपरीत था। विलय के बाद न केवल एनपीए की समस्या जटिल हुई, बल्कि बैंकिंग क्षेत्र में रोजगार के अवसर सिकुड़ गए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार शिक्षा पर खर्च जीडीपी के 2.9% से घटकर ये 2.7% रह गया। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी ऐसा ही, जहां चीन और अमेरिका अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा मानव संसाधन पर खर्च कर रहे हैं और भारत वहां पर कटौती कर रहा है। इसके साथ ही अमीर भारतीयों का देश छोड़कर जाना एक और भी समस्या है। लाखों अमीर लोग जो हैं वो भारतीय नागरिकता त्याग रहे हैं, जो यह संकेत देता है देश का ब्रेन और ड्रेन दोनों बाहर की ओर प्रवाहित हो। सबसे गंभीर प्रहार अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का भारत के आंकड़ों पर से भरोसा उठना है। आईएमएफ ने भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को सी ग्रेड दिया है, जिसका अर्थ है डेटा में ऐसी कमियां हैं जो सही आर्थिक निगरानी में बाधा डालती हैं। जब तक सरकार डेटा की पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं करेगी, तब तक विदेशी निवेश में वह छलांग नहीं लग पाएगी जिसकी तुलना हम चीन से करें। गीता गोपीनाथ की आरबीआई गवर्नर से मुलाकात महज चर्चा नहीं है, एक चेतावनी है कि रुपया प्रबंधन, ब्याज दरों का जोखिम, बुनियादी सुधारों की सुस्ती ये वो मोर्चे हैं जहां सरकार विफल हुई। प्रधानमंत्री ने सुधार यात्रा की तो बात की है, लेकिन धरातल पर वह यात्रा केवल इवेंट मैनेजमेंट की भेंट चढ़ी। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को आज गीता गोपीनाथ की उन कड़वी सलाहों की जरूरत है जिन्हें राष्ट्रवाद के शोर में दबा दिया गया। यदि अब भी जमीन जेहन और जस्टिस के बुनियादी सुधारों पर काम नहीं हुआ, तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग सिर्फ एक सांख्यिकी भ्रम के रूप में रह जाएगा, जिसमें जनता की थाली खाली और हाथ बेरोजगार रहेंगे। और खाड़ी का संकट थोड़ा भी और खिंचा तो सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी।